सेकंड वेट करो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो आप क्या बोलोगे, इसका एक फॉर्मूला है कंप्लीट स्क्वायर का, एक बार ए और बी को ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला याद आया सभी को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं कभी लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इसको क्या कहेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, ये आइडेंटिटी पढ़ा है ना। तो उसी पर अगर हम इसको बैठाने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 49, इस क्वेश्चन को मैं एक पेज पर ले लेता हूँ, इस क्वेश्चन को ही मैं एक पेज पर लेता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 49 ए स्क्वायर, तो 49 ए स्क्वायर, अभी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बदलने के लिए क्या लिखोगे, 49 ए स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 7 ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 49 है 7 का वर्ग और ए स्क्वायर है ए का वर्ग। तो हम 49 ए स्क्वायर को हमने लिखा 7 ए का होल स्क्वायर। क्या मैं 64 बी स्क्वायर को कुछ कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताओ, और लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हाँ जी बताइए। 64 बी स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में, 8b का होल स्क्वायर। 8b का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर लिखोगे 64 जो है सर 8 का वर्ग है, और बी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर ही लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे सर ये 8b का होल स्क्वायर है, 8b का होल स्क्वायर। क्या लिख रहे हो, हाँ बिल्कुल इसको समझिए आप, इसके बाद मैं एक और पोल पूछ लूंगा, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए ना। तो आप इसको 49 ए स्क्वायर को क्या बोलोगे सर, ये 7 ए होल स्क्वायर है। 64 बी स्क्वायर को लिखोगे सर ये 8 बी का होल स्क्वायर है। तो 7 ए का होल स्क्वायर बन गया, 8 बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसके आप इस वाले फॉर्मूला को आप यूज करोगे अगर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आपका क्या बनकर आएगा, आप कहोगे सर इस फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कुछ ऐसा। तो एक बार क्या करिएगा 7 ए में 8 बी को घटाइए, आप लिखोगे सर 7 ए माइनस 8 बी, उसके बाद 7 ए और 8 बी को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 ए प्लस का 8 बी। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब ये वाले आंसर जो भी ऑप्शन में थे उसको आपको चुन लेना था। ये समझ में आया कैसे किया, बताइए सभी लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइए यस या नो। अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप अभी पूछ सकते हो। क्लियर है, तो इस वाले ऑप्शन को देखिए। अब मैं इस वाले जो आंसर आया ना, इस आंसर को मैं अपने एक पेज पर लेता हूँ, इस वाले पेज पर लेते हैं कि हमारा पास आंसर कौन सा आया। देखो हमारा आंसर आया है 7 ए माइनस 8 बी 7 ए प्लस 8 बी। ऑप्शन ए को देखा तो ऑप्शन ए में 49 ए लिखा हुआ है, 64 भी लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत दिख रहा है। ऑप्शन बी को देखा तो 7 ए में 7 बी जोड़ा गया है, जबकि आपका 7 ए में 8 बी जोड़ना था, 7 ए में 8 बी जोड़ना था, आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया यहाँ से। ऑप्शन सी को देखा तो 7 ए प्लस 8 बी है, जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा है 7 ए प्लस 8 बी। उसके बाद 7 ए माइनस 8 बी है, जो कि यहाँ दिख रहा है मुझे 7 ए माइनस 8 बी। तो मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 7 ए प्लस 8 बी आगे लिख दो, और 7 ए माइनस 8 बी पीछे माइनस 8, ठीक है। तो यहां से आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। इतना क्लियर तो पहले ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछो आपसे। आज कैमरा थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, पहले इसको आप बताओ, समझ में आवाज आ रहा होगा क्लियर, इतना क्लियर है। चलो तो अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसका आंसर आप लोग चाहो तो माइक ऑन करके बताइएगा, या फिर आप चैट में लिख के बता सकते हो। मैंने यहां लिखा 25 एम स्क्वायर माइनस 9 एन स्क्वायर, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे गुणनखंड करके। आप चाहो तो चैट में लिख सकते हो या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। अच्छा, चाहे आप चैट में लिखिए आंसर, या फिर माइक ऑन करके बताइए कि 25 एम स्क्वायर माइनस 9 एन स्क्वायर को हम किस तरीके से सॉल्व करें। m minus 3 and 5 एक सेकंड मुझे लिखने दो, आप बताओ, फिर से बताओ। 5m plus 3n ठीक है, और 5m minus 3n
5m माइनस 3n। अच्छा देखो, सभी बच्चे का अगर यही वाला आंसर है तो आप ए लिख दीजिए, सेम लिख दीजिए। अगर इससे अलग कुछ आता है तो फिर आप भी मुझे माइक ऑन करके बताओ, अगर इससे 5 अलग आता है तो। हाँ बोलो। 5m माइनस 9 ब्रैकेट 5m प्लस 9। 5m माइनस 9 और 5m प्लस 9, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, 2 आंसर आए हैं अभी तक। एक और आंसर आ गया है 5m माइनस 2n, 5m प्लस 3n। सुरेश के नाम से बच्चा आपने 2n गलती से लिख दिया क्या? वहां पर टाइपिंग में शायद मिस्टेक होगी। 2n तो नहीं आएगा ना, शायद आपने माइनस 3n लिखना था गलती से। देखो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले क्या लिख रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे सर? 25m का जो होल स्क्वायर है। तो 25 के ये देखो अभी भी कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में बदलेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में इसको बदलेंगे। तो पूर्ण वर्ग के रूप में जब आप इसको बदलोगे तो 25m स्क्वायर सेम है ना, यही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए शायद। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 25m स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे सर? इसको लिख देंगे 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और m स्क्वायर का m स्क्वायर। ठीक है, 9n का स्क्वायर, देखो यहाँ पर 9 नहीं आएगा जबकि यहाँ पर 9 है ना, तो 9n स्क्वायर को क्या बोलोगे सर? 3 का वर्ग है, तो इसको लिख देगा 3n का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेगा 3n होल स्क्वायर। अब 2 कंप्लीट स्क्वायर है, एक हमारे पास 5m दिख रहा है एक टर्म, और एक टर्म मुझे दिख रहा है 3n, दोनों ही के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस का साइन है, तो आप इसको लिखिएगा 5m प्लस का 3n लिखिए, चाहे माइनस का 3n लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हो। पहले प्लस का 3n लिख दिया मैंने, फिर अगले ब्रैकेट में क्या करेगा, आगे में यहाँ पर प्लस लिख दिया तो अगले बार माइनस कर दीजिए, 5m माइनस का 3n, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? यस सर। आसान है ये वाला। अच्छा कुछ Yes, बच्चे sir. चैट सेक्शन में ऐसे लिख रहे थे, कुछ बच्चे चैट सेक्शन में लिख रहे थे 5m माइनस का 3n पहले और 5m प्लस 3n बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कुछ भी लिखिए बाद में प्लस लिखिए चाहे माइनस लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपका आइडेंटिटी खत्म होता है। ये तीनों ही आइडेंटिटी जो आपने पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं तीनों ही लिख दे रहा हूँ, या फिर आप में से कोई बच्चा माइक ऑन करके मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? दो आइडेंटिटी नंबर 1 आपने पढ़ा, सर्वसमीका 1, ये बताओ, किसी को याद है? A square plus 2ab plus b square. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब कोई और दूसरा बच्चा मुझे बताओ, सेकंड फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था, सेकंड आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? सेम होगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab प्लस बी प्लस स्क्वायर, बी बिल्कुल स्क्वायर। दोनों में सेम चीज होती है, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2ab वाला टर्म पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। और थर्ड वाला जो है हमारा, वो अभी जो हम लोग यूज कर रहे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो वर्ग है बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर बोलेंगे सर ए माइनस बी या फिर प्लस बी, कुछ भी लिखिए पहले, और ए प्लस बी, तो ये दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। चौथा कोई फॉर्मूला आपने ऐसा पढ़ा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नहीं, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो बीच में प्लस का साइन रहेगा, तो आपके लिए कोई फार्मूला नहीं है, बीच में माइनस का साइन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आगे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो एक सेकंड, अगला जो टॉपिक है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मूल बिंदु, कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है। तो पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए कई बार हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्यामितीय अर्थ समझना होता है किसी भी शून्य का, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको निर्देशांक ज्यामिति जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, एक बार बेसिक से रिवीजन कर लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोग ग्राफ पेपर देखे हो, आलेख कागज देखे हो, तो कुछ ऐसा दिखता है, आप सभी ने यूज भी किया होगा। तो इस ग्राफ पेपर आपने दो बहुत ही कॉमन से लाइन बनाए होंगे। ठीक है, तो एक लाइन आपका कुछ ऐसा बनता है, या फिर मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि एक लाइन आपको पता है कि सर एक हम लोग क्षैतिज रेखा बनाते हैं जो धरती के समांतर हो, या फिर कह सकते हो पड़ी रेखा। ठीक है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने बनाया, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप एक्स एक्सिस कहते हो या फिर एक्स अक्ष कहते हो, तो इसको नाम देते हैं एक्स एक्स डैश। ठीक है,
और एक्स एक्स डैश जो नाम मैंने दिया ना, इस वाले को आप कहते हो सर ये क्या है हमारा एक्स अक्ष है, या फिर इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। क्लियर है, ये आसान है। अगर मैं एक खड़ी रेखा बना दूं, मतलब वर्टिकल लाइन बना दूं, जिसको ऊर्ध्वाधर लाइन भी कहते हैं, तो अगर मैं ऐसे एक लाइन बनाऊं इस तरीके से, इस लाइन को आप क्या बोलते हो? इस लाइन को आप बोलोगे सर वाई एक्सिस, इसका नाम देते हैं वाई वाई डैश। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं सर? वाई वाई डैश जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष। ठीक है, वाई एक्सिस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो पड़ी रेखा है, उसको हम लोग एक्स एक्स कहेंगे, और जो खड़ी रेखा है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे, जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अब मूल बिंदु कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को मैं काटते हुए बनाऊं, तो कहीं पर तो एक दूसरे को काटेगा ना, एक बिंदु पर काटेगा। तो जिस बिंदु पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु का नाम क्या होता है? मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है आपका, जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इसका नाम याद रखिएगा, मूल बिंदु। ठीक है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज करके मध्य बिंदु कह देते हैं, तो मध्य बिंदु मत कहना, गलत हो जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब होता है मिड पॉइंट, वो गलत होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु कहने का मतलब ओरिजिन। ठीक है, ये समझ में आया कि जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, उसको मूल बिंदु कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। सिंपल से इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, ये भी अच्छी हुई लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि सर जब पॉइंट प्लॉट करते हैं, तो इसको हम लोग कुछ स्केल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये समझिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पेज पर आ जाओ, देखो यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट ऐसे बनाऊं, इस पेज पर अगर मैं एक पॉइंट बनाता हूं, ठीक है, यहाँ पर मुझे बताइए, अगर ये मैं पॉइंट पी के बारे में आपसे पूछूं कि पॉइंट पी कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है? एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है? तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष पर है। अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये इस वाले लाइन पर है ना, ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला पॉइंट कहां पर है, पॉइंट क्यू, तो क्या बोलो? वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को भी डिवाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में। तो समझिए इसको डिवाइड करने का क्या तरीका होता है। जैसे मूल बिंदु आपको पता है कि सर यहाँ पर हमारा मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु के दाएं तरफ है एक्स एक्सिस थोड़ा सा, और मूल बिंदु के बाएं तरफ भी है। तो मूल बिंदु के दाएं तरफ जो है, इसको कहते हैं हम लोग धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जब नंबरिंग करोगे, नंबर प्लॉट करोगे, तो आप कुछ ऐसे लिखते हो, यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3 पॉइंट प्लॉट करोगे, यहाँ 4 लिखोगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पर आप लिखोगे सर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4। तो आपको दिख रहा है सर, जो ओरिजिन जो लिखा है हमने, मूल बिंदु के दाएं तरफ और बाएं तरफ अंतर है कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव का। इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या बोलेगा सर, ओरिजिन के दाएं तरफ जो है, मूल बिंदु के दाएं तरफ, इस वाले एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे? धनात्मक या पॉजिटिव एक्स अक्ष। ये समझ में आया क्या? पॉजिटिव एक्स अक्ष कौन सा है? मूल बिंदु के दाएं तरफ। ठीक है, इस तरफ। अगर मैं मूल बिंदु के बाएं तरफ जाऊं, तो इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर नेगेटिव एक्स अक्ष है ये। ठीक है, नेगेटिव या फिर ऋणात्मक एक्स अक्ष। अब अगर एक्स अक्ष को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो डेफिनेटली वाई अक्ष भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव कौन सा होगा? देखिए, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ आप अगर जाओगे, ठीक है, मूल बिंदु के ऊपर की तरफ, तो यहां पर आप नंबरिंग कुछ ऐसे करते हो, इस तरफ देखिए ऊपर। तो कहेंगे सर यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2, 3, 4, ये स्केल बनाते हैं इस तरीके से। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव जा रहा है, तो मूल बिंदु के ऊपर जो वाई एक्सिस है, इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष। ठीक है, और मूल बिंदु के नीचे जाएंगे तो क्या होगा बताओ? ऋणात्मक। ऋणात्मक वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप बोलोगे सर, अगर मूल बिंदु के नीचे चले गए, तो यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे -1, -2, -3 और -4। तो ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास? नेगेटिव यानी ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो
सर एक्स एक्सिस पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दाएं तरफ पॉजिटिव बाएं तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई पॉइंट कहां पर है, तो आपको सिर्फ इतना नहीं बताना है कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, आपको डायरेक्शन ही बताना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। ठीक है, आप लोग बताइएगा, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पेज पर एक पॉइंट यहां बना दिया, अब मुझे बताइए पॉइंट पी कहां पर है, पॉइंट पी स्थित, तो सर यहाँ y पर, के नेगेटिव अक्ष पर है। हाँ, तो यहाँ पर Y सबसे पहले तो बोलेंगे सर वाई एक्सिस पर है, क्योंकि हमें खड़ी रेखा पर दिख रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख गया कि सर ये वाई एक्सिस पर है। अब वाई में भी कहां पर है, तो वाई में ओरिजिन के नीचे है। ठीक है, ओरिजिन के नीचे है, तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर पूरा अगर मुझे लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव वाई अक्ष। ठीक है, तो पॉइंट पी कहां पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस। चलो इसको मिटा रहा हूं, और पॉइंट पी तो आपने बता दिया, मैं पूछ रहा हूं पॉइंट क्यू के बारे में बताओ, पॉइंट क्यू कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस में किधर, पॉजिटिव पॉजिटिव धनात्मक एक्स या एक्सिस ऋणात्मक। तो कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस पर तो है, बहुत साफ दिख रहा है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, क्षैतिज रेखा पर है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड में है ना, ये पॉजिटिव साइड में है। तो कहेंगे सर ये धनात्मक, ऐसे लिख दोगे, धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे सर पॉजिटिव एक्स अक्ष पर है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। अगर मैं वही पॉइंट ऐसे बना देता, मैंने यहां बना दिया पॉइंट एम, तो पॉइंट एम के बारे में आप क्या बोलोगे, पॉइंट एम कहां पर है, नेगेटिव, नेगेटिव एक्स या वाई, एक्स नेगेटिव एक्स। तो मुझे दिख रहा है सर ये नेगेटिव में तो है ही, मतलब ये नेगेटिव साइड में है और एक्स एक्सिस पर, तो कहेंगे सर ये क्या है, नेगेटिव या फिर ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग, पॉइंट के बारे में बता देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ पॉइंट, अगर कोई ऐसे पॉइंट बोलूं जो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ इस पॉइंट के लिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट पी के लिए पूछ रहा हूँ, पॉइंट पी के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा, मुझे बताओ। तो यहाँ पर आप बोलो सर पॉइंट पी के लिए एक्स का वैल्यू जो दिख रहा है मुझे इस पॉइंट के लिए, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो एक्स का वैल्यू आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट के लिए, जो मैं अभी यहाँ पर पॉइंट क्यू बनाया, पॉइंट क्यू के लिए एक्स का वैल्यू अगर आपसे पूछ, माइनस का 6, तो यहाँ देखेगा आप बोलोगे सर 6 नहीं बोलेंगे, 6 तो दिख ही रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड है ना, तो कहेंगे सर एक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू माइनस का 6 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वाई का वैल्यू मुझे बताइए इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, जैसे इसका नाम दे दो, इसका नाम मैंने दे दिया टी, तो पॉइंट टी के लिए मुझे वाई का वैल्यू बताइए, 2। तो आपको पता है यहाँ पर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा, तो वाई का वैल्यू 2 होगा। और अगर मैं इस पॉइंट के लिए पूछूं, मान लो इसका नाम देता हूँ ए, ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए मुझे बताइए वाई का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 4। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है वाई का, तो कहेंगे सर माइनस का 4 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल पोल में दूंगा, पहले आप इसको समझ लो, क्वेश्चन जब पोल का आना रहेगा बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दो पोल में, सभी को क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, क्लियर तो वाई लिख के बताइए, कोई भी डाउट है तो डी लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको देखना है पॉइंट आर। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट नहीं देखने, सिर्फ देखना है पॉइंट आर। देखिए पॉइंट आर कहां पर है, धनात्मक एक्स एक्सिस, ऋणात्मक एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई। ठीक है, चैट में आपका बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन आपका ऑन किया जा रहा है। चलिए, पोल आपका ऑन है, ट्राई करना कि इसको सही आंसर करिए, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम है, कैलकुलेशन है ही नहीं, एक तरीके से कह सकते हो कैलकुलेशन नहीं है, बस ध्यान से देखना है आपको। बोला गया है पॉइंट आर की पोजीशन बताइए, पॉइंट आर कहां पर है, धनात्मक एक्स, ऋणात्मक एक्स, धनात्मक वाई या ऋणात्मक वाई। तो पॉइंट आर मुझे यहां पर दिख रहा है, तो इस वाले को आप किस तरीके से सोचोगे, सोचिए। कितना वैल्यू नहीं पूछा गया, बस आपसे पूछा गया है कहां पर, पोजीशन बताइए। हो गया सर।
हो गया। अभी भी मुझे दिख रहा है 11 बच्चों के आंसर आए हैं और क्लास में 4 बच्चे और इनका आंसर नहीं आया है, 4 बच्चे और हैं। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम तो इसमें नहीं लगेगा। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, बैठे मत रहिए, आप पोल में आंसर कीजिए, ठीक है। जो बच्चे हो क्लास में पोल में जाकर वोट कर दीजिए। अभी मुझे 11 ही आंसर दिख रहे हैं, अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, अभी 3 बच्चे और हैं। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ऐसे जितने बच्चों की हो ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है, ठीक है। आंसर क्या कह रहे हो, डी, है ना। तो बहुत ही आसान है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे देखना है पॉइंट आर की पोजीशन, तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट आर कहाँ पर है। तो ये पॉइंट आर देखा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट आर यहाँ पर। अब पॉइंट आर के बारे में देखा तो पॉइंट आर किधर है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो आपको दिख रहा है ये वर्टिकल लाइन यानी खड़ी लाइन पर है, तो खड़ी लाइन पर इसका मतलब वाई एक्सिस पर है, वाई वाई डैश दिख रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये वाई एक्सिस पर है। अब वाई एक्सिस में भी अगर हम देखें तो ये मूल बिंदु रहा आपका, मूल बिंदु के नीचे है, तो मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होता है, मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये नेगेटिव है वाई एक्सिस का, ठीक है। तो वाई एक्सिस या वाई अक्ष का नेगेटिव साइड है, ऋणात्मक साइड है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया। ऐसे ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिंपली बोलेंगे सर ये नेगेटिव है वाई एक्सिस का पॉइंट आर के लिए। चलो, तो इस तरीके से आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और अगर मूल बिंदु के बारे में पता है, पॉइंट देखने आता है, तो आगे के टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखो शून्य के बारे में आपको पता है, अब उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि ज्योमेट्री में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से उसका मतलब क्या होता है। जैसे ये समझो, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकते हो कि बहुपद का शून्य का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं शून्य का मतलब क्या होता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसी को ही शून्य कहते हैं, यही पढ़ाया गया होगा आपको पहले भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मुझे चलो इतना बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ x-5 कोई बहुपद, इसका मैं आपसे पूछूं शून्य बताइए, क्या बोलोगे आप, इसका शून्य क्या होगा, ये मुझे बताओ, शून्य क्या होगा। -5x। नहीं, मैं शून्य पूछ रहा हूं, तो आप इसको 0, देखो सिंपल सा एक तरीका मैंने बताया होगा, अगर कभी भी लिखा जाता है ना कोई भी बहुपद और आपसे उसका शून्य पूछा जाए, मैं लिख दिया x-5, ठीक है, 0 नहीं होगा, समझो इसको। आप बोलोगे सर इसका शून्य बताना है ना, इस बहुपद को 0 के बराबर लिख दीजिए, आपको देखना है इस बहुपद का मान 0 कहां पर होगा, तो आप लिखेगा x-5 का मान 0 के बराबर कर दीजिए सर, और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 5, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन गया, तो x बराबर 5 इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो ये आप कहोगे सर ये x बराबर 5 अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, x का मान 5 पुट करके देखिए, तो 5 - 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो आपको पता है 5 रखने पर इस बहुपद का मान 0 होगा, ठीक है। तो बहुपद का शून्य क्या होगा, 5 होगा। तो ये तो ठीक है कि हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलो एक और आंसर बताओ, क्योंकि ये आपने गलत किया था, तो मुझे बताओ अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x-7 इस बहुपद का शून्य बताइए, इस बहुपद का शून्य बताइए। 7 आ जाएगा। अब यहाँ से बोलोगे सर x-7 = 0 लिखेंगे, यहाँ से x का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो x बराबर 7 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने लिखा x+3 इस बहुपद का शून्य बताइए, इस बहुपद का शून्य बताइए, -3, बढ़िया। तो यहाँ से कहेंगे अगर इसका शून्य बताना है सर हमें, तो इसका शून्य बताने के लिए x+3 = 0 लिखेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू -3 आएगा, तो आपको सर x बराबर -3 इस बहुपद का शून्य है, क्योंकि जब -3 पुट करेंगे तो चर का मान -3 पुट करने पर इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुपद का शून्य का मतलब हमें पहले पता था, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अगर हम ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसका मतलब समझना चाहें, तो ये -3 आखिर में रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एक स्टेप में मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा। अगर मैं कभी एक ऐसा बहुपद लिखूं, जैसे कि अगर आपसे कोई बोलता है ना कि ग्राफ अगर मैं बना दूं, देखो आपके सिलेबस में ग्राफ आपको बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, स्पेशली इस चैप्टर में आपको ग्राफ बनाकर दिया जाएगा। तो अगर ग्राफ बनाकर दे दिया जाए तो हम क्या शून्य को की संख्या बता सकते हैं, तो सिंपल आंसर होगा हाँ,
हम बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कि कितने शून्यक होंगे। अच्छा, आपको इतना पता है क्या कि किसी भी बहुपद का एक भी शून्यक हो सकता है, एक से ज्यादा भी शून्यक हो सकता है ना। किसी बहुपद के 2 शून्यक भी हो सकते हैं, किसी बहुपद के 3 शून्यक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने शून्यक है ये हम बहुपद के ग्राफ को बनाकर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, किस तरीके से समझेंगे, जैसे ये समझो, एक बहुपद का जनरल फॉर्म लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी, या फिर इसके जगह पर मैं ऐसे लिख दिया पी एक्स बराबर 3x प्लस 4। इस बहुपद का अगर मैं कैटेगराइज करने के लिए बोलूं तो ये बहुपद मुझे बताओ, मैं 3-4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ये बहुपद रैखिक बहुपद है। ऑप्शन बी मैं कह रहा हूं ये बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है। बस 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताओ क्या है, रैखिक है या द्विघात है, ए या बी। रैखिक। रैखिक क्यों है, कोई आपसे कारण पूछे तो? सर इसमें एक ही चर है। नहीं, एक ही चर है तब तो उसको हम लोग, चर से मतलब नहीं है कितने चर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चलो ऐसे लिख देता हूं 3x प्लस 2y, अब ये रैखिक नहीं है क्या? अभी भी ये रैखिक है, अभी भी ये रैखिक है, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। समझो, ये रैखिक इसलिए है क्योंकि चर का जो चर तो एक है, उस चर की घात कितनी है, तो चर की अधिकतम घात 1 दिख रही है। तो चर का अगर अधिकतम घात 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख देता 3x स्क्वायर प्लस 4, अब इस बहुपद में देखो यहाँ पर भी तो चर एक ही है ना, लेकिन ये बहुपद को क्या बोलेंगे हम? द्विघात। इस वाले को द्विघात कहेंगे क्योंकि यहाँ पर घात 2 आ गया। तो रैखिक कहने का मतलब क्या, चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। द्विघात होने का मतलब क्या, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। त्रिघात में चर की अधिकतम घात 3 हो जाएगी। खैर, हमें अभी क्या पढ़ना है, रैखिक पढ़ना है। तो रैखिक के लिए मैं ऐसा कुछ ले रहा हूं, मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स बराबर 3x प्लस 4, कुछ ऐसा। तो आपने बोला सर ये जो बहुपद है रैखिक बहुपद है, ठीक है, एक रैखिक बहुपद है। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में रैखिक बहुपद का एक जनरल फॉर्म आपको बताया गया होगा कि पी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, एक जनरल फॉर्म या फिर व्यापक रूप लिखते हैं इसको। तो पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी क्या है, एक रैखिक बहुपद है हमारा, ठीक है। अब रैखिक बहुपद है ये, अब आपको याद क्या करना है, थोड़ा आप ये समझिएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, हालांकि आपको क्लास 9th में सिखाया होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर इसका आप ग्राफ या फिर आलेख बनाना चाहो तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, y बराबर ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, y बराबर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि x और y दोनों आ जाए। तो यहां से आप अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो पी एक्स बराबर 3x प्लस 4, तो आप कुछ ऐसा लिखोगे y बराबर 3x प्लस 4। और आपको ये याद रखना है, किसी भी रैखिक, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, किसी भी रैखिक, एक सेकंड, किसी भी रैखिक बहुपद का जब आप ग्राफ बनाओगे, बहुपद का जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसका जो शेप आएगा वो शेप एक सीधा लाइन आएगा, सरल रेखा आएगा। देखो याद कैसे रखना है, रैखिक रेखा से ही बना हुआ है, लीनियर का रैखिक को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर, ठीक है। तो लीनियर लाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड से ही मतलब निकल कर है, रैखिक मतलब रेखा, तो आप बोलोगे सर एक सरल रेखा यानी सीधी लाइन बनेगी। तो ये आपको याद हुआ क्या, कोई भी रैखिक बहुपद का जब ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी। क्लियर? कोई भी सरल रेखा का जब ग्राफ बनाएंगे तो आप एक सीधी लाइन बनाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि y बराबर 7x प्लस 5, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा, इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा या फिर एक सीधा लाइन बनेगा? सीधी लाइन। सीधी लाइन बनेगी, क्योंकि रैखिक बहुपद है, रैखिक है तो रेखा बनेगा, ठीक है। तो सिंपली बोलोगे एक सीधा लाइन बनेगा। तो आपको याद रखना है, कोई भी रैखिक बहुपद का जब ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी लकीर बनती है, सीधी लाइन बनती है। यूनिक ऐसे ही बनेगा, किसी भी तरीके से बन सकता है। जैसे मैं चाहूं तो लाइन ऐसे ही बना सकते हैं, लाइन तो ऐसे ही बना सकते हैं सर, लाइन ऐसे ही बना सकते हैं, लाइन ऐसे ही बना सकते हैं, कैसे ही बनेगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन का डेटा क्या है। तो मुझे बताइए कोई एक लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने बार कट करेगा, बताओ। ये लाइन एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, बताओ। सर एक बार। एक बार, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी लाइन मैक्सिमम एक्स एक्सिस को एक बार ही कट करेगा, वाई एक्सिस को मत देखिएगा, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस को देखना है। तो आप कहोगे सर एक बार ही कट करता है, और शून्यक का मतलब होता है, शून्यकों की संख्या अगर आपको देखना हो ना, किसी भी बहुपद का शून्य कितने होंगे, तो बस आप देखिएगा एक्स एक्सिस को
आपको बस यही देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है, कितने बार काट रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर कितने बार टच कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। तो आपको सिंपली देखना है, अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि ये हमारा एक ग्राफ है किसी बहुपद का y बराबर पी एक्स का, तो इसके शून्यकों की संख्या बताइए आप। तो आप देखिएगा सर y एक्सिस ये जो है x एक्सिस को कितने बार कटा, तो आपको दिख रहा है सर एक बार कट किया, ठीक है, तो कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ये समझ में आया। तो सिंपली आपको ध्यान रखना होता है बहुपद का ग्राफ जितनी बार भी x एक्सिस को x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो अगर एक बार कट करेगा तो एक होगा, अगर दो बार कट करेगा तो दो होगा। लेकिन मुझे बताओ कोई भी लाइन, कोई भी सीधी लाइन x एक्सिस को दो बार कट कर सकता है क्या? नो सर। कभी नहीं कट करेगा, घूम कर थोड़ी कट करेगा, है ना। तो कोई भी लाइन x एक्सिस को मैक्सिमम एक बार ही कट करेगा, तो शून्यकों की संख्या रैखिक बहुपद के केस में एक होता है, ठीक है। अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बना दूं, जैसे ये चारों ग्राफ आपको दिख रहे हैं, इन चारों ही केस में देखिए लाइन तो कैसे ही बन सकते हैं। यहाँ पर बताओ कि एक्स एक्सिस को मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि y बराबर पी एक्स दिया हुआ है, तो y बराबर पी एक्स से ग्राफ का शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो आप देखिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, तो एक्स एक्सिस मेरा ये वाला है, तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको दिख रहा है सर एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है, शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं इस वाले केस में क्या होगा बताओ? सर इसमें भी सेम ही होगा, एक ही सेम ही होगा। तो आपको सर एक्स एक्सिस को देखिए, तो एक्स एक्सिस को तो एक बार ही कट कर रहा है, तो कहेंगे सर यहाँ पर कट कर रहा है। वाई एक्सिस को मत देखिएगा, ठीक है, इसको मत देख लीजिएगा गलती से भी, ठीक है, तो आपको देखना है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, तो एक बार कट किया तो एक ही शून्यक होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा लाइन बनाऊं, ऐसा लाइन बनाऊं, तो यहाँ पर बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है? जीरो। जीरो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये जो लाइन है, मान लो अगर मैं इसको y बराबर पी एक्स का ग्राफ बोलूं, तो ये भी सीधा लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगी, मतलब कोई भी शून्यक नहीं होंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे शून्यकों की संख्या, तो आप कहोगे शून्यकों की संख्या अगर हमसे कोई पूछे तो कहेंगे सर जीरो हो जाएगा। शून्यक जीरो नहीं है, शून्यकों की संख्या जीरो है। समझ में आया? कितने जीरोज हैं? नहीं। तो यहां से क्या निकल कर आ रहा है, इसके कोई शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो मैं अगर ऐसे ग्राफ बना दूं, यहाँ बताओ कितने शून्यक हैं इसके? एक। एक। तो आपको पता है एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को देखा एक बार कट किया यहाँ पर, तो आप कहोगे सर ये एक शून्यक होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इस बहुपद के एक शून्यक। क्या बोल रहे, कोई डाउट है क्या? सर वाई एक्सिस को क्यों नहीं, मतलब उसको क्यों नहीं जाना जाता, एक्स एक्सिस को ही क्यों? चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका अगर आप रीजन जानना चाहते हो, अच्छा क्वेश्चन पूछो कि वाई एक्सिस क्यों नहीं देखते हैं। जैसे ये समझो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोई बहुपद 3x + 5 = 0, ऐसे लिख दिया है ना, जनरली Yes, x के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आपको देखना होता है कि x का मान कितना रख दे कि बहुपद का मान 0 हो जाए, तो x का मान देखना होता है, y का मान नहीं देखना है, ठीक है। इन जनरल आपको जो पढ़ना है x एक्सिस, x वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ना है, इसलिए x को देखते हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो इसके आगे पोल का क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करेंगे, टाइम हो चुका है आपका। और अगले क्लास में शायद आपके करण सर पढ़ाते हैं ना, इस बैच को कौन पढ़ाते हैं? सर पहले तो शुभम सर पढ़ाते थे, लेकिन अब करण सर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगले इस क्लास में करण सर आपके कंटिन्यू करेंगे। अगर करण सर अवेलेबल नहीं हो पाए तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अभी मैं रुक रहा हूँ और अपना डाउट पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है तो पहले